मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में सफाई का काम करती थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके हम बहन भाइयों को पढ़ाया। हमें इज्जत की जिंदगी देना चाहिए। मैंने मेहनत से पढ़ाई की और एक दिन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी कि एक पुरानी चादर ओढ़े थकी हारी औरत बाहर आई। गार्ड मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गौर किए बिना कहा कि यह कौन है, इसे बाहर निकाल दो। गार्ड ने झट से उसे धक्के दिए और दरवाजे से निकाल दिया। लेकिन जैसी वो गिरी, उसकी चादर जरा सी हटी और मेरी सांस रुक गई। वैभव सर, आपको मैडम बुला रही हैं। मैं लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था जब चपरासी ने आकर मुझे यह कहा था। मैंने कहा ओके, मैं बस अभी आता हूँ। मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, सामने टेबल पर रखी फाइल पकड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक की बेटी के कमरे में चला गया। सामने ही एक फाइल को देख रही थी, फिर एक नजर मुझ पर डाली और मुस्कुराने लगी। कहने लगी, आइए आइए मिस्टर वैभव। मैं उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, मैडम ये फाइल। वो कहने लगी, कम ऑन वैभव, मुझे मैडम मत कहा करो, तुम मुझे जानवी कह सकते हो। मैंने कहा, नहीं, आप इस कंपनी के मालिक की बेटी हैं, अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगी, तुम्हारी क्लासमेट्स भी तो हूँ। मैं और जानवी यूनिवर्सिटी में क्लासमेट्स थे। मुझे वो तभी से पसंद थी, लेकिन मेरे और उसके बीच मेरी गरीबी की दीवार बड़ी मजबूत थी, इसलिए मैंने कभी भी उससे इजहार नहीं किया। और यह भी सिर्फ इत्तेफाक था कि मैं उसी की ऑफिस में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। लेकिन इसका मिजाज शुरू से ही मुझसे दोस्ताना किस्म का था। वो मुझसे अभी भी ऐसे ही बात करती थी जैसे कि यूनिवर्सिटी में किया करती थी। यूनिवर्सिटी में भी जब मुझे पता चला कि वो एक अमीर बाप की बेटी है, तो मैं उससे खींचा खींचा रहता था। तब भी वो मुझसे बहुत पूछती थी कि पहले तो तुम मेरे से बात कर लेते थे, हम खूब बातें किया करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन मैं इसे वजह नहीं बता सकता था। मेरी माँ सरकारी स्कूल में सफाई का काम करती थी, लेकिन हम लोगों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए मेरी माँ ने बहुत कोशिश की। वो घर का खर्चा भी उठाती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए मेरी माँ को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हम सब बहन भाई गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़े थे। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि मेरी माँ दोपहर 2 बजे वापस आती थी, पसीने से सराबोर होती और आते ही हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर देती। हम सबको खाना खिलाती। मैं यही कहता कि माँ, आप खाना नहीं खाएंगी? तो कहती, कोई बात नहीं, पहले तुम लोग खा लो, पढ़कर आ रहे हो, थक गए होगे। हालांकि थकी हुई तो वो भी होती थी। हम लोग खाना खा लेते। मैं बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ रहा था। जब भी मेरा अच्छा रिजल्ट आता तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी। कॉलेज तक तो इतनी फीस नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की बहुत ज्यादा फीस थी। तब तक तो मेरी माँ मेरे लिए अच्छी खासी रकम जमा कर चुकी थी, जो उन्होंने मुझे दी। मैं यह देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो कहने लगी, बस आ गए। तुम ऐसा करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हालांकि मैं सोच रहा था कि छोटा मोटा ट्यूशन ले लूं, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का बंदोबस्त करूं, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो। तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। मुझे नहीं याद कि मेरी माँ ने कभी त्योहार पर भी नया जोड़ा पहना हो। हम सब बहन भाइयों के जोड़े वो हमें नए खरीद कर और सिल कर देती थी। पापा थे नहीं, हमारी माँ ने हमें पाला था। घर अपना था, इसलिए जो कुछ हमारी माँ कमाती हम पर खर्च कर देती। कई बार मैं अपनी माँ से कहता कि दिवाली पर अपने लिए भी नया जोड़ा खरीद लें, तो कहती, तुम लोग पहनते हो ना, मुझे लगता है कि मैंने नया जोड़ा पहन लिया। तुम लोग भरे पेट से हो जाते हो तो मुझे लगता है कि मेरा पेट भर चुका है। तुम लोग ही मेरी जिंदगी हो, बस तुम लोग कामयाब हो जाओ तो फिर मैंने अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारना है। और मैं बड़े दावे करता था कि मैं अपनी माँ को ऐश करवाऊंगा। मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि हर सेमेस्टर पर 1-1.5 लाख की फीस मेरी माँ मुझे दे देती थी। जब मैं पूछता कि ये पैसे कहाँ से आए, तो कहती थी कि बस भगवान ने दे दिए, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं हैरान होता था कि आखिर इतनी बड़ी रकम मेरी माँ के पास कहाँ से आ जाती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, मेरी माँ की तनख्वाह इतनी तो नहीं थी कि वो मेरी हर सेमेस्टर की फीस लाखों की भरती। जानवी से मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। मैं खुद सकल नौजवान था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। प्रोफेसर मेरी बहुत तारीफ करते थे। शायद यही वजह थी कि बहुत सी लड़कियां मुझसे आकर्षित थी, जिनमें जानवी भी शामिल थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और फ्री भी बहुत ज्यादा थी। अक्सर मुझसे नोट मांग लेती तो मैं नोट्स भी दे देता। पहले पहले तो मैं भी इससे हंसकर बातें कर लेता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है, तब से मैं इससे खींचा खींचा रहने लगा। कई बार वो मुझसे वजह पूछती थी कि अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मेरे पास बैठते भी नहीं हो, तो मैं कह देता कि बस बिजी रहता हूँ। मैं उसे यह नहीं बताना चाहता था कि मैं गरीब हूँ।
एक इज्जत का पर्दा था जो मैं डाले रखना चाहता था। मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी होती थी कि अगर किसी ने पूछ लिया कि मेरा बाप क्या करता है, मेरी माँ क्या करती है, तो क्या कहूँगा। मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में सफाई का काम करती है। यह बात तो मेरे लिए शर्मिंदगी थी। अगर किसी को बताता तो शायद मुझसे सब लोग बातचीत तक छोड़ देते। मुझे घृणा की नजरों से देखते हैं, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। लड़कों से भी ज्यादा दोस्ती नहीं लगाई थी कि वो मेरे घर तक न पहुंच जाएं। मैंने माँ से कहा कि मुझे आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, मैं एक मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ। मेरी माँ ने यह सुनकर पहले मुझे देखा, फिर उनके माथे पर तो फिक्र की लकीरें गहरी हुई थी। वो कहने लगी, अच्छा मैं कुछ करती हूँ। मैंने कहा कि असल में बस में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे तमाम दोस्तों के पास मोटरसाइकिल मौजूद है। वो कहने लगी, अच्छा बेटा मैं कुछ करती हूँ। मेरी माँ की आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे। शायद रात भर सोती नहीं थी, लेकिन मैं यह सब नजरअंदाज कर देता था क्योंकि मैं चाहता था कि सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर करूं और इसके बाद अच्छी नौकरी हासिल करूं। फिर मैं अपनी माँ को भी कुछ करने नहीं दूंगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ ने मोटरसाइकिल कहाँ से लाकर मुझे दी थी। मुझे तो लगता था कि मेरी माँ कोई सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मुझे दे देंगी, लेकिन वो नई मोटरसाइकिल थी जो मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ले जाकर शोरूम से खरीद कर दी थी। मैं हैरान था, अपनी माँ की शक्ल देख रहा था क्योंकि मोटरसाइकिल पूरे 1.5-2 लाख की थी। मैं जानता था कि अगर माँ से वजह पूछूंगा तो वो नहीं बताएंगी, लेकिन मुझे कुछ शक सी होने लगी कि आखिर मेरी माँ के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। इनकी नौकरी से इतने पैसे तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं बताया। मुझसे छोटा एक और भाई था जो कि कॉलेज में पढ़ता था और इससे छोटी एक बहन, वो भी 11वीं में थी। छोटा भाई ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी माँ सबसे ज्यादा नाज नखरे मेरे उठाती थी। शायद इनको मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे याद है एक बार माँ को बहुत तेज बुखार हुआ था। उस वक्त मैं 12वीं क्लास में था। मैंने कहा कि माँ मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ का सांस बुरी तरह से फूल रहा था, इनसे स्कूल भी नहीं जाया जा रहा था। कहने लगी, नहीं बेटा कॉलेज की छुट्टी ना करना। मैं जानती हूँ कि अगर एक दिन की भी छुट्टी कर ली जाए तो नुकसान एक हफ्ते का होता है, पढ़ाया गया लेसन याद नहीं होता। गवर्नमेंट के टीचर अक्सर बच्चों से यही कहती हैं कि छुट्टी मत किया करो। इनका सांस बुरी तरह से फूल रहा था और इस फूले फूले सांस से वो मुझे कह रही थी। मैं कॉलेज चला गया, मेरे छोटे बहन भाई भी स्कूल चले गए और मेरी माँ भी इस तेज तूफानी बारिश में बुखार में अपने गवर्नमेंट स्कूल की ड्यूटी देने गई थी। कहती थी अगर 10 मिनट भी लेट पहुंचू तो उस दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह ही उठ जाती थी, सुबह पूजा पाठ करके खाना भी बनाती और सुबह का नाश्ता भी। वो सब कुछ तैयार करके फिर जाती थी और जैसे स्कूल से वापस आती तो ताजी रोटी पकाकर हम बहन भाइयों को दे देती। माँ बहुत खांस रही थी। स्कूल तो चली गई, लेकिन जब वापस आई तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। मैंने माँ को चाय बनाकर दी तो मुझे दुआएं देने लगी, भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे, तुम्हें इतना दे कि तुमसे संभाला न जाए। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन शायद मुझे कभी भी प्यार का इजहार करना नहीं आया। मैं माँ के लिए दवाई भी ले आया। दवाई खाने से माँ की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि सर्दी की बारिश में भीगने के बाद बुखार की हालत में भी मेरी माँ ने खुद पर फटी पुरानी बोरियां अपने ऊपर ले रखी थी और हम तीनों बहन भाइयों को कंबल दिए हुए थे कि कहीं हमें ठंड न लग जाए। मैंने जब अपना कंबल अपनी माँ पर डाला तो कहने लगी, बेटा तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैंने कहा, तो क्या आपको नहीं लगेगी? यह बोरियों को सिलकर आप खुद पर ले रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहने लगी, यह मेरे लिए ठीक है, मुझे इससे भी नींद आती है, तुम जाओ जाकर सो जाओ। मुझे समझ नहीं आता था कि अपने सारे पैसे हमारी माँ हम पर क्यों खर्च कर देती थी। मुझे याद आने लगा जब मैं यूनिवर्सिटी में नया नया गया था तो मेरे कहे बगैर ही मेरी माँ ने मुझे 5-6 नए जोड़े लाकर दिए थे। वो कहने लगी, अंजलि और शुभम भी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, लेकिन तुम अब यूनिवर्सिटी में जाओगे, अगर एक जैसा ही कपड़ा पहनेगे तो वहाँ उठने बैठने वाले दूसरे लड़के लड़कियाँ तुम्हारा कहीं मजाक न उड़ाएं। बेटा ये कपड़े सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए हैं, इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करना। मैं वैसे भी कपड़े बहुत संभाल कर ही पहनता था। मैं जानता था कि हमारी हैसियत इतनी नहीं कि आए रोज नए नए कपड़े खरीदे जाएं। मोटरसाइकिल देखकर मैं हैरान था, लेकिन खुश भी बहुत था। अब तो मैं मोटरसाइकिल पर ही आया जाया करता था। पढ़ाई खत्म हुई जब मैं जॉब लेने के लिए बड़ी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सीवी भेजकर इनकी कॉल का इंतजार करने लगा, तो एक कंपनी से मुझे कॉल आई थी और मैं बहुत खुश था। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो सामने जानवी और इसके पापा को बैठा देखकर हैरान रह गया था, लेकिन जानवी हैरान नहीं थी। कहने लगी, डैड ये वैभव है, मेरा क्लासमेट्स है। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सही नौजवान है, इसकी सीवी देखकर ही मैं पहचान गई थी।
आप प्लीज इसे जॉब पर रख लें। मुझे नौकरी जानवी को जैसे मिली थी, इसके डैड ने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मुझे नौकरी पर रख लिया। ये खबर जब मैंने अपनी माँ को सुनाई तो उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी, मेरा माथा चूमा और कहने लगी अब मेरी सारी मेहनत रंग ले आई है, अब मैं आराम करूंगी, सुकून से घर में बैठा करूंगी। मेहनत कर करके मेरे माँ के सर के बाल उम्र से पहले सफेद हो चुके थे, एड़ियाँ फटी हुई रहती थी और हाथ पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। मैंने कहा अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी तनख्वाह अभी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जानवी के डैड अभी मुझे परखना चाहते थे, तो मेरा दिल बुझ के रह गया। जब अगले रोज मैं घर आया तो मेरी माँ कहने लगी सोच रही हूँ कल जाकर मैडम को जवाब दे दूं कि अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी अभी मत कहिएगा। वो कहने लगी क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या नौकरी छूट गई? इनके चेहरे पर थकन और चिंता साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा नहीं मम्मी, तनख्वाह अभी कम है, शायद बाद में बढ़ा दें, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो फिर छोड़ दीजिएगा। कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ना करो। नौकरी मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन जानवी का वही रवैया था। वो बार बार मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश करती थी। यूनिवर्सिटी में तो मैं इसे जवाब नहीं देता था, बात नहीं करता था तो चल जाता था, लेकिन अब वो मेरी बॉस थी, इसलिए जब भी ये कहती कि तुम मुझसे खींचे खींचे क्यों रहते हो, तो मैं चुपचाप वहां से उठकर जा नहीं सकता था। मैं कहता नहीं, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। कहने लगी अच्छा नौकरी लगने की खुशी में मुझे ट्रीट नहीं दोगे? ये सुनकर मैं चिंता में आ गया था। मेरी जेब में तो इस वक्त पैसे नहीं थे, बस थोड़े से थे। मैंने कहा पहली सैलरी मिलेगी तो दे दूंगा। वो हंसने लगी, कहने लगी चलो ठीक है। मैं बड़ा परेशान हुआ था कि पता नहीं वो अमीरजादी किसी महंगे होटल में मुझे ले जाएगी। अभी तो मेरी तनख्वाह सिर्फ 15,000 थी, और ऐसी अमीर लड़कियां तो एक वक्त में ही सारे पैसे उड़ा देने वाली होती हैं। एक ही दावत पर मैं कैसे मैनेज करूंगा? मम्मी को क्या जवाब दूंगा, जो 1 महीने बाद मेरी तरफ आस भरी नजरों से देखेंगे कि मैं तनख्वाह लेकर आया हूँ। महीना जैसे ही पूरा हुआ, मुझे तनख्वाह मिली तो उसी दिन जानवी मुझे एक 5 स्टार होटल में ले गई, जहाँ जाकर ही मेरे पसीने छूटने लगे थे। हालांकि एसी चल रहा था। मुझे लग रहा था कि जेब में पड़े 15,000 भी कम है। मैं बहुत घबराया हुआ था। जब इसने एक टेबल के पास मुझे बैठने का इशारा किया, मैं चुपचाप बैठ गया। फिर मेनू कार्ड लेकर इसने सच में बड़ी महंगी महंगी चीज ऑर्डर की थी। मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया था कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। बस यही बताया था कि मैं खाते पीते खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, और जानवी भी यही जानती थी। मुझे कहने लगी यकीनन ये जॉब तुमने अपनी पर्सनल जेब खर्चे के लिए की होगी। मैं पता नहीं क्यों झूठ बोल गया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। खाना टेबल पर लग चुका था, लेकिन मेरी भूख उड़ चुकी थी और बड़े मजे से खाना खा रही थी। कहने लगी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे खाओ ना, बहुत मजे का है। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा खाना खाया था। जब वेटर बिल लेकर आया तो जानवी कहने लगी बिल मैं पे कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, एक मर्द के होते हुए बिल एक लड़की पे करे। बिल मैंने भरा था, पूरे 10,000 का था। जानवी बहुत खुश थी। मैं वापस जब घर आया तो मेरी माँ कहने लगी आ गए, इस पर पता नहीं इलेक्ट्रिक वालों ने क्या किया है। तुम्हें पता है पूरे 12,000 का बिल भेज दिया, हालांकि हर महीने 4,000 का ही बिल आता था। मैंने कहा मम्मी आप अपनी तनख्वाह से भर दें, क्योंकि मुझे इस बार 10,000 ही मिले हैं। मैंने अपनी माँ से भी झूठ बोला। मेरी माँ कहने लगी चलो कोई बात नहीं, ये तुम अपने पास रखो, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो सोच में पड़ गई। मैंने 5,000 माँ के हाथ में रख दिए। वो कहने लगी नहीं बेटा, तुम्हें पेट्रोल के भी चाहिए होंगे, क्या बार बार माँ के सामने पेट्रोल के पैसे मांगोगे, ये तुम रख लो। मैंने वो 5,000 अपने पास रख लिए। फिर ऐसा ही होने लगा। जब भी मुझे तनख्वाह मिलती जानवी कोई ना कोई फरमाइश कर देती। कभी कहती कि इसका बर्थडे है, मैं इसे अच्छा सा गिफ्ट दिलवाऊं। अब इसे क्या पता कि मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ, और मैं भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए इसे एक बार सोने की अंगूठी लेकर दे दी, इसके बर्थडे के तोहफे में, जो पूरी 1,00,000 की थी। और मैं पिछले 3 महीने से अपनी तनख्वाह जमा कर रहा था। वो बहुत खुश थी, कहने लगी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं परेशान हो गया। 1,00,000 की रकम शायद इसके लिए कुछ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। मैं पैसे जमा कर रहा था ताकि घर का कुछ हुलिया ठीक करवा सकूं, क्योंकि घर का रंग अब बहुत पुराना हो चुका था। जगह जगह से सीम की वजह से दीवारें उखड़ने लगी थी, दीवारों में दरार पड़ रही थी। मिस्त्री को दिखाया तो कहने लगा किसी वक्त भी छत गिर सकती है, क्योंकि घर बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन मेरा 1,00,000 सारा का सारा जानवी के बर्थडे के तोहफे में खत्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं जानवी की बातों पर कान नहीं धरूंगा, लेकिन अगले ही महीने बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। कहने लगे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हारी तनख्वाह भी मैंने जानवी के कहने पर बढ़ाई है, वरना इतनी जल्दी मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाता। इस लड़की का एक और एहसान मेरे सर पर आ चुका था। मुझे अब कपड़े अच्छे पहनने पड़ते थे, इसलिए जैसे ही तनख्वाह मिली मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए। जाहिर है आम सी पैंट शर्ट में पहनकर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट पर हो चुका था। मुझे हर वक्त टिप टॉप दिखना होता था, इसलिए ब्रांडेड पैंट शर्ट खरीदी थी।
50,000 कहाँ गए पता ही नहीं चला। मेरी माँ ने भी मुझसे नहीं मांगे। इन्हीं दिनों दिवाली आ गई। छोटा भाई पढ़ता था और साथ में छोटी मोटी होम ट्यूशन पढ़ाता था। इसने भी अपने कपड़े खरीद लिए। बहन घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी अपने कपड़े खरीद चुकी थी। अलबत्ता मम्मी की नौकरी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट दे दी गई थी, लेकिन पेंशन के तौर पर कुछ नहीं मिला था। दिवाली पर हम तीनों बहन भाइयों ने अच्छे कपड़े पहने और किसी का भी ध्यान माँ के पुराने कपड़ों की तरफ नहीं गई थी, जो बुरी तरह से खांस रही थी और साथ साथ हमारे लिए पकवान बना रही थी। मेरी बहन अपने दोस्तों को दावत दी थी, इसलिए मम्मी से कह रही थी कि आप मटर पनीर बना लें। मेरी दोस्त को आपके हाथ की मटर पनीर बहुत अच्छी लगती है। मैंने मटर पनीर की बहुत तारीफ की है। मेरी माँ कहने लगी अच्छा ठीक है। पता नहीं क्यों वो चुपचाप सी थी। एक बार घर आई तो रोने लगी। मैंने कहा मम्मी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो कहने लगी बड़ा थका देने वाला सफर है ये जिंदगी का। इतनी उम्मीद थी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से नया ऑर्डर जारी हो गया है कि पेंशन नहीं दी जाएगी। अब सोच रही हूँ घर के खर्चों में बड़ी तंगी आ जाएगी। हालांकि मेरी तनख्वाह 50,000 हो चुकी थी और बढ़ने वाली भी थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को जरा भी तसल्ली नहीं दी क्योंकि मेरे अपने खुद के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। मैं महंगी से महंगी शॉपिंग करने लगा था। एक बार मुझसे मेरे बॉस ने बात की कि मेरी बेटी जानवी तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया था। वो कहने लगे मुझे तुम काफी मेहनती नौजवान लगते हो, लेकिन फिर भी मैं जात बिरादरी और खानदान को देखने वाला शख्स हूँ। ये सुनकर मैं कुछ मायूस सा हो गया था। अगर जानवी से मेरी शादी हो जाती तो मैं लाखों में कमाता, मेरी जिंदगी वैसे गुजरती जैसे मैं कभी ख्वाहिश करता था। लेकिन सबसे बड़ा मसला मेरी माँ और उसकी पहचान थी। मैं अपने बॉस से कहने लगा कि मुझे थोड़ा वक्त दें। वो कहने लगे ठीक है, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं किसी अच्छे मोहल्ले में एक अच्छा सा घर ले सकता। मेरा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था और बहन भी। घर इतना खराब हालत में था कि वहाँ मैं जानवी के पापा को बुलवाने के हक में नहीं था। अगर वहाँ बुलाता तो वो साफ इनकार कर देते। हो सकता है कि जानवी का रवैया भी मुझसे खराब हो जाता और मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं इन दिनों बहुत परेशान था। मेरी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की मीटिंग थी और मैं मीटिंग में बिजी था जब मुझे चपरासी ने आकर कहा कि एक बूढ़ी औरत अंदर आने के लिए कह रही है। वो हुलिये से बड़ी अजीब सी लग रही है। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, यहाँ तक इसकी चप्पल भी टूटी हुई है, लेकिन बार बार वैभव का नाम ले रही है। मैंने कहा मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता। पता नहीं कौन सी औरत थी जो मेरा नाम ले रही थी। मेरा बॉस कहने लगा इसे धक्के देकर निकाल दो। चपरासी कहने लगा एक बार आप वैभव सर को कह दे देख लें, क्योंकि वो बहुत रो रही है। मैं जैसे ही बाहर आया तो एक फटे पुराने कपड़े में एक औरत खड़ी थी, चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैंने कहा मैं इसे नहीं जानता, इसे धक्के देकर निकाल दो। जैसे ही चपरासी ने इसे धक्का दिया, इसके चेहरे से चादर हटी थी और अपनी माँ को देखकर मैं दंग रह गया। इससे पहले कि मैं अपनी माँ के पास आता, उसी वक्त जानवी भी आ गई। वो कहने लगी कौन है ये औरत जो तुम्हारा नाम ले रही है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। मेरी माँ मुझे हैरत से देखती आंसू बहा रही थी। वो कहने लगी इस औरत को बाहर निकाल दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं वापस मीटिंग रूम में चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अपनी माँ की तरफ लगा था कि घर जाकर किस मुंह से माफी मांगूंगा। मेरी माँ तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं घर जाऊंगा तो। मैं जब मीटिंग के बाद घर गया तो मेरी बहन बेहद परेशान थी। मैंने कहा माँ कहाँ है? तो कहने लगी पता नहीं, दोपहर से डॉक्टर के पास गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मैं खुद परेशान हूँ कि वो कहाँ गई। छोटा भाई भी आ चुका था, कहने लगा मम्मी कहाँ है? मैं परेशान हो गया, पता नहीं वो किस काम के लिए मेरे ऑफिस में आई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन मेरी माँ मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बेहद परेशान था। एक महीना हम सब बहन भाइयों ने अपनी माँ को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमें नहीं मिली। इसके बाद मैंने अपना वो पुराना घर बेच दिया। इलाका महंगा हो चुका था, इसलिए घर कुछ महंगा ही बिका था। कुछ पैसे बैंक से लोन लिए और एक फ्लैट खरीद लिया। तब मैंने जानवी के पापा को बुलाया था और उनसे यही कहा कि मेरी माँ मर चुकी है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रिश्ते की बात वो तय कर चुके थे। जानवी भी बहुत खुश थी। मुझे तरक्की भी मिलने लगी, छोटे भाई की नौकरी भी लग गई। बहन अलबत्ता बहुत रोती थी। मैंने इसका रिश्ता एक मामूली से घर में तय कर दिया, क्योंकि मैं अगर इसका रिश्ता किसी बड़े घराने में तय करता तो मुझे दहेज भी उसी के हिसाब से देना पड़ता। मैंने बहन की शादी भी जैसे तैसे निपटा दी, क्योंकि मुझे अपनी शादी की जल्दी थी। लेकिन जैसे ही जानवी से मैंने शादी की बात की तो मुझे बड़ी अजीब अजीब नजरों से देखने लगी। हालांकि मैं घर भी ले चुका था, छोटी मोटी गाड़ी भी ले चुका था। आजकल वो बड़ी चुप चुप सी रहती थी। जब भी मैं शादी की बात करता तो बात को टाल जाती। वो भी शादी नहीं करना चाहती। मैं इससे कम हैसियत का था, इसलिए ज्यादा इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इनकार क्यों कर रही है। एक बार मुझे कहने लगी कि इसको मुझसे किसी से मिलवाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। कहने लगी
इसको मिलने के बाद ही मैं तुम्हें अपना आखिरी फैसला बताऊंगी। और मुझे वृद्धा आश्रम में ले गई। कहने लगी, यहाँ पर मेरा बाप लाखों रुपए देता है ये वृद्धों की मदद के लिए। मैं भी आकर यहाँ औरतों के साथ वक्त गुजारती हूँ। फिर वो मुझे एक बेड के पास ले गई, जहाँ लेटी औरत को देखकर मेरे होश उड़े थे। और मेरी माँ थी जो कि गुमसुम होकर बैठी हुई थी। बार बार यही कहते थे कि बेटे कभी भी बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनते। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। हे भगवान, तू मुझे अपने पास बुला ले। जानवी कहने लगी, तुमने पहचाना ये कौन है? मैं बिल्कुल गुमसुम सा खड़ा था। वो कहने लगी, ये वही औरत है जो उस दिन मीटिंग के दौरान आई थी और तुमने कहा था ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। फिर इस औरत के तकिए के नीचे से इसने तस्वीर निकाली जिसमें हम तीनों बहन भाई खड़े थे। कहने लगी, ये तस्वीर इसके पास कहाँ से आई और ये क्यों तुम्हें अपना बेटा कहती हैं? क्या ये तुम्हारी माँ है? ये सुनकर मैं चुप सा हो गया। मैंने कहा, हाँ ये मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में सफाई का काम करती थी। अगर तुम्हारा बाप ये जान जाता तो कभी भी तुम्हारा रिश्ता मुझसे नहीं करता। वो कहने लगी, अगर तुम मुझे सच बताते तो मैं अपने बाप को राजी कर लेती, लेकिन जो आदमी इसलिए अपनी माँ की फिक्र ना करे और उसे अपनाने से इनकार कर दे, धक्के देकर बाहर निकल जाने के लिए कह दे कि इसकी माँ गरीब थी और गवर्नमेंट स्कूल में सफाई का काम करती थी, वो आदमी मेरी कदर क्या करेगा? जिसकी नजर में इसकी माँ की कोई इज्जत और अहमियत नहीं, इसकी नजर में मेरी क्या इज्जत होगी? इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरी तरफ से साफ इनकार है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। ये कहकर वो जा चुकी थी। मेरी माँ अभी भी गुमसुम बैठी थी। मैं हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफी मांग रहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, आप मेरे साथ घर चलें, तो तब भी मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, इनकार कर दिया। जब मैं घर लौटा तो मेरी मुलाकात उसी मोटरसाइकिल के शोरूम के मालिक से हुई। वो कहने लगा, आपकी माँ ने आपको मोटरसाइकिल दी थी, जो उसके बदले उन्होंने मुझे सोने की बालियां दी थी जो उनके पति ने उनके लिए खरीदी थी, और वे उनके पति की आखिरी निशानी थी। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ ने वर्षों से कपड़े नहीं लिए थे। वो टूटी हुई चप्पलें पहनती थी, लेकिन अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि जब हम सफल होंगे तो अपनी माँ को गर्व महसूस कराएंगे। मैंने एक अमीर लड़की की खातिर अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, और आज वो लड़की भी मेरी पहुँच से बाहर थी। काश मैंने अपनी माँ की कदर की होती तो मुझे खुशियाँ मिल जाती, लेकिन मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की, इन्हें नाराज कर दिया। मेरी नौकरी छूट चुकी थी। बैंक वाले हर दिन अपना कर्जा मांगते थे। मैंने घर भी गिरवी रख दिया था, इसकी भी नीलामी होने वाली थी। मैं फिर अर्श से फर्श पर गिर गया था। काश मैंने अपनी माँ की कदर की होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।